गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम व्याकरण में पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विन्यास। इसको हम वर्ण विन्यास कहते हैं और वर्ण विचार भी कहते हैं। तो वर्ण विन्यास या इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विचार। अब पढ़ते हैं कि आखिर हिंदी में वर्ण क्या है, कितने प्रकार के वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वर्ण क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। मतलब अगर हम ये कहें कि यह भाषा की लघुतम इकाई है, क्या कहें, लघुतम। लघुतम मीन्स सबसे छोटी, है ना। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। अब देखिए, इसके और खंड नहीं किया जा सकते। देखिए, वर्ण यह भाषा की लघुतम इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, कुछ उदाहरण अगर हम देख लें तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये का लिखा है हमने, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलें तो का के अभी और खंड हो सकते हैं। का में क्या मिला हुआ है, आ। कौन सा स्वर मिला हुआ है, स्वर जो है इसमें मिला हुआ है छोटा आ, इसे ह्रस्व आ कहते हैं। तो ह्रस्व आ इसमें मिला हुआ है। तो यह जो है, ये वाला जो का है, ये वर्ण, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है। अब लेकिन हिंदी में जब हम वार्णिक छंद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वार्णिक छंद, तब यहाँ जो है इसको वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है, वर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जब तक स्वर नहीं लगेगा इसमें, हम इसको बोल ही नहीं सकते। ये ध्वनि ऐसी ध्वनि होगी, एक ऐसी साउंड होगी जो क्या होगी, इमेजिनरी साउंड होगी। जब तक इसमें अगर स्वर ना मिलाएं, जैसे ये आ है, ये का है, इसमें स्वर अभी नहीं मिला हुआ है, तो जब तक इसमें स्वर सम्मिलित नहीं होगा तो ये क्या होगी, एक इमेजिनरी साउंड है। इसको कैसे बोल सकते हैं, या तो इसमें हम स्वर मिलाएं या तो स्वर युक्त कोई व्यंजन मिलाएं। जैसे पक का, अब ये वाला जो का है, ये इसके साथ चूंकि इसमें स्वर लगा हुआ है इसलिए ये उच्चरित हो रहा है ना। ये ऐसे, ये चूंकि यहाँ पर स्वर लगा हुआ है अगले व्यंजन में, तो या तो इसमें हम क्या लगाएं, या तो स्वर लगाएं, या तो ये किसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ बोला जाए, तभी हम इसका उच्चारण कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्या है, एक इमेजिनरी ध्वनि है, एक इमेजिनरी साउंड है जो कि प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, काल्पनिक ध्वनि रहे मात्र रह जाएगी। तो ऐसी काल्पनिक ध्वनि हो जाती है। तो सबसे पहली चीज ये, यह भाषा की लघुतम इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो ये वाला जो का है, जिसमें ये वाला का, ये जिसमें छोटा आ मिला हुआ होता है, इसको हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या कि इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए अब आगे चलते हैं।
कि स्वर के कितने भेद हैं या स्वर कितने प्रकार के हैं। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है या लघुतम इकाई है, जिसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण हमारे पास दो प्रकार के हैं, आप सभी जानते हैं, पढ़ते चले आए हैं। क्या? पहला है स्वर और दूसरे हैं हमारे पास व्यंजन। तो जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं ये क्या है? तो स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण करने में हमें किसी अन्य ध्वनि या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो ये वो सारी साउंड्स हैं, वो सारी ध्वनियां हैं जो हमारी स्वर तंत्री से, जो हमारे साउंड सिस्टम से प्रोड्यूस होती हैं, बाहर निकलती हैं और हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड, हम किसी और दूसरे वर्ण की, किसी भी दूसरे वर्ण की, किसी भी दूसरे अल्फाबेट की, किसी भी दूसरे वर्ण की बिना सहायता के हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें स्वर की, तो स्वर किसे कहते हैं? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये स्वर हैं कौन कौन से? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, और एक और है ऋ से ऋषि। अब देखिए बात करते हैं, ऋषि से ऋषि को मैंने अलग लिख दिया है, अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर इतने स्वर हैं और इनमें से कुछ ह्रस्व स्वर हैं और कुछ दीर्घ स्वर हैं। तो ये जो सर्किल में है ये ह्रस्व स्वर है, छोटा आ, फिर ई, ठीक है, फिर उ और ये री। तो आ, ई, उ और री। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से बचे? जिनको मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ है, दीर्घ, ये भी 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 दीर्घ और ये भी दीर्घ। तो ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं और ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये आपकी चार दीर्घ, ये ह्रस्व स्वर हैं, ये चार ह्रस्व हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 जो है क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक, अब इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर इनको और पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए, तो हमारे पास स्वर हो गए। स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास?
स्वर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर हिंदी में। और अगर संस्कृत से हम इसका ओरिजिन मानते हैं और संस्कृत भाषा को अगर इसका आधार मानते हैं तो एक और प्लुत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर क्या है, किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, किससे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अपेक्षाकृत जितना समय हमको ह्रस्व स्वर में जो टाइम लगा, इसके उच्चारण करने में, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण करने में जो हमें समय लगता है उससे अपेक्षाकृत 2 गुना अधिक समय हमें किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अपेक्षाकृत 2 गुना अधिक समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो देखिए, जिसमें कम समय लगता है, जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से 2 टाइम्स अधिक समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में। प्लुत स्वर ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। और इनका उपयोग हिंदी में ना के बराबर होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ओम है ना, तो ओम का जब उच्चारण करना होता है तो इसको ज्यादा देर तक खींचते हैं, इसको ज्यादा देर तक एक्सपेंड करके बोलते हैं, जैसे ओम। तो इसको ओ की मात्रा को, इसको हम आगे जब खींचते हैं तो थोड़ा ज्यादा देर तक खींचते, जैसे ओम, है ना। जैसे इन, और अगर मान लीजिए हमको राम लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम इस रा में जो दीर्घ स्वर की, दीर्घ आ स्वर की मात्रा है उसको काफी देर तक खींचेंगे, जैसे राम। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग संस्कृत में होता था और नाटकों आदि के मंचन में हिंदी में इसका प्रयोग होता है। जैसे नाटक है, ये वहां पर किसी को बोलना है कि राम, ठीक है, ओम, तो ऐसे इसके लिए। बाकी इसका हिंदी में उपयोग बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए इसको हम हिंदी में नहीं पढ़ते। चलिए, अब आगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर सकें अच्छे से। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने अंग और हा को छोड़ दिया है। आप अभी तक पढ़ते आए होंगे कि अंग और आहा स्वर के साथ आप पढ़ते आए हैं बचपन से, तो उसके बारे में क्या है, क्यों उसे हम स्वर नहीं मानते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है ह्रस्व स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी, अच्छा सॉरी, ये तो स्वर की डेफिनेशन लिखे जाना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा है ना, दीर्घ स्वर। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से अपेक्षाकृत 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 मतलब इसकी अपेक्षा में, इसके अपेक्षा में, अपेक्षाकृत दो गुना लिख देते हैं, या दो गुना अधिक समय, दो गुना ही कर देते हैं, दो गुना अधिक समय लगता है। अब कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर। कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो है हमारे पास कितने 7 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 4 11। इस तरह से हमारे पास हिंदी वर्णमाला में, इस तरह हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर होते हैं? कुल कितने स्वर होते हैं? 11। चलिए, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप नोट करेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन करके आप कॉपी ऐसे ही मेंटेन करेंगे, कॉपी ऐसे ही बनाइए। चलिए नेक्स्ट, अंग और आहा ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। इनको हिंदी में अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात यद्यपि ये हिंदी की वर्णमाला में इनको स्थान तो मिलता है, लेकिन ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। आप देखिए, पहले स्वर लिखे होते हैं, फिर इधर व्यंजन लिखे होते हैं, अंत में अंग और आहा लिखा रहता है ना। आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो पहले इधर स्वर ऊपर लिखे होते हैं वर्णमाला में, इधर व्यंजन लिखे होते हैं, और स्वर के बाद ही अंत में क्या लिखा रहता है? अंग और आहा। ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, अयोगवाह हैं, ठीक है। अतः ये जो है वर्णमाला में लिखे तो जाते हैं, लेकिन ना तो ये स्वर हैं और ना तो ये व्यंजन है। तो अंग और आहा, ठीक है। यह जो है इसकी मात्रा जब कभी किसी में लगती है, जैसे मात्रा लगाते हैं, जैसे हमको लिखना है कंगन, तो कंगन, ठीक है। तो ऐसे, तो ये और ये किसी भी वर्ण के आगे लगता है, जैसे प्रा, त, विसर्ग, इसको कहते हैं विसर्ग और इसको कहते हैं
अनुस्वार, क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये हमारा अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है। इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है, अर्थात अयोगवाह। इनका हिंदी वर्णमाला में, यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कोई योग नहीं है, हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, फिर भी हिंदी वर्णमाला इनको वहन करती है, इनको स्थान देती है, ठीक है। तो एक चीज ये होगी। इसके बाद आप देखें, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण पे, ठीक। व्यंजन वर्ण पे तो स्वर हमारे पास कितने हैं, लिख लेते हैं पहले 11। स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर के प्रकार हमारे कितने हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा 3 प्रकार के हैं, 1, 2 और 3, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा अयोगवाह कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा, ठीक। ऋषि के संबंध में बात कर देते हैं। ऋषि के संबंध में क्या कि अब इसका प्रयोग ईसा पूर्व 1500 से उसके बाद तक के संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में री का प्रयोग हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग बहुत सीमित है। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हिंदी 12 खड़ी में री को अन्य स्वरों की भांति स्थान नहीं मिला, क्योंकि जब हम रा वर्ण की 12 खड़ी पढ़ते हैं खड़ी पढ़ते हैं तो री री के उच्चारण से री की तरह की ध्वनि निकलती है, ठीक है। इसीलिए चूंकि जब आप 12 खड़ी पढ़ते हैं, जैसे का की के कु के कै को कं कहा, तो ऋषि को भी स्थान मिलना चाहिए। खा खा खी खु खु खे खे खो खो खं खा, ऋषि को क्यों नहीं स्थान मिला? जबकि
अंग और आहा ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, फिर भी इनको स्थान मिला। ऋषि को इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब रा की हम 12 खड़ी पढ़ते हैं तो छोटा रा, बड़ा रा, छोटी री, बड़ी री, छोटा रू, बड़ा रू, रे, रे, रो, रो, रंग, आहा ऐसे पढ़ते हैं। तो इस राग में से अब देखिए, आप अगर ऋषि से बोले जैसे री, तो और इसको बोले री, इसको क्या बोलेंगे? री। इसका उच्चारण करिए री। तो दोनों का उच्चारण में काफी हद तक समानता है और इस समानता के कारण इसको वहां 12 खड़ी में स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो हिंदी 12 खड़ी में री को अन्य स्वरों की भांति स्थान नहीं मिला क्योंकि जब हम रा वर्ण की 12 खड़ी पढ़ते हैं तो री के उच्चारण से री की तरह की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जबकि ये री और री दोनों सेम नहीं है, है ना, दोनों में अंतर है। ठीक, लेकिन जब ध्वनि निकलती है तो वो एक जैसे समान प्रतीत होती है, समान सी लगती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। इसके बाद आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन की क्या परिभाषा है? व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलिए, जैसे उदाहरण देखें, का व्यंजन है, इसका जब हम उच्चारण करना है, ठीक है, तो बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता है। ये अगर इसमें हलंत लगा देंगे, अब ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी ध्वनि हो जाएगी, फिर इमेजिन करने वाली साउंड रह जाएगी। ठीक है, काल्पनिक ध्वनि बन के रह जाएगी। तो इसमें हमें क्या कोई ना कोई स्वर लगाना पड़ेगा। अगर हमने छोटा आ लगाया तो एक का बना, अगर हमने इसमें बड़ा आ लगाया तो क्या बना? ये। ठीक है, अगर हमने इसमें छोटी ई तो क्या बना? की। अगर हमने इसमें बड़ी ई जोड़ते हैं तो की। अगर इसमें हम छोटा उ जोड़ते हैं तो कु। अगर इसमें हम बड़ा उ जोड़ते हैं तो उ। अगर हम इसमें ए जोड़ते हैं तो के। अगर हम इसमें आई जोड़ते हैं तो कै। अगर हम इसमें ओ जोड़ते हैं तो को। अगर हम इसमें औ जोड़ते हैं तो कौ बन जाता है। ठीक है, जैसे ही आप देख लीजिए, मैंने इसमें सारे स्वर जोड़ के दिखाए आपको। हलंत, ये हलंत वाला है, ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? आप इसको माने कि ये शुद्ध व्यंजन है। क्या है? शुद्ध व्यंजन। और इसमें क्या जोड़े गए हैं? ये इधर स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए, अगर इसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है।
तो अगर कोई ना कोई स्वर मिला होगा तो उसकी मात्रा दिखेगी। मात्रा किसमें नहीं दिखती है? केवल छोटा आ में मात्रा नहीं होती, चूंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसकी मात्रा नहीं दिख रही है आपको यहाँ पे। लेकिन जैसे ही छोटा हम जोड़ेंगे आ, तो वैसे ही ये हलंत इसका क्या हो गया? खत्म हो गया, और ये बन गया का। तो अगर कहीं पर हलंत नहीं लगा है, इट मीन्स ये 100% हम श्योर हैं कि इसमें कोई ना कोई स्वर जरूर मिला हुआ है। ये इसकी पहचान, या तो आधा लिखा रहेगा या तो उस आधा अक्षर रहेगा। जैसे ये ऐसा है, मतलब इसमें क्या है? ये इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, ठीक ठीक। या तो ऐसे होगा, इस फॉर्म में होगा, जैसे लिखना है पक्का, तो ये वाला जो का है, जिसको मैं ब्लैक पेन से सर्किल कर रहा हूँ, ये का क्या है? इसमें मतलब कोई स्वर नहीं मिला हुआ। और दूसरा, या तो कैसे लिखा जाएगा? ये हलंत वाला, इस तरह से हमको पता चल जाता है कि इसमें स्वर है या नहीं है। तो ये हो गए, तो ये हमारे व्यंजन है, और हमने इनमें क्या जोड़ा? स्वर जोड़ा। तो ऐसे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने ये लिखे। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार, कौन कौन से व्यंजन होते हैं और उनके बारे में और आगे जानते हैं। तो प्लीज इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, जा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, ठीक है। शा, शा, खा, शा, हा, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ड, ढा। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए, का से लेके, इसको सबसे पहली बात समझ लीजिए, एक मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ग क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हुआ? मतलब 2 इंटू 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हमें 3 का स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनेगा? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ऐसे बनेगा स्क्वायर। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप कैसे भी गिनेंगे 5 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कहीं से गिनिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। इसको हम कहते हैं का वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? का वर्ग। क्या कहते हैं? का वर्ग। जो प्रारंभिक, इसमें जो प्रारंभिक जो वर्ण होता है, उसी के नाम के आधार पर हम उसको वर्ग में बांट देते हैं।
तो पहला क्या है इसमें, इस पंक्ति में क्या है, का है, तो का वर्ग हो गया। इस लाइन में, इस पंक्ति में क्या है, पहला वर्ण चा, तो इसको कह देंगे चा वर्ग। इसमें, इस लाइन में, इस पंक्ति में पहला वर्ण कौन सा है, टा, इसके नाम के आधार पर इसको, इसका नामकरण कर देंगे टा वर्ग। इसमें पहली पंक्ति में क्या है, ता, तो इसके आधार पर इसका नाम कर देंगे ता वर्ग। और इसके बाद इस पंक्ति में पहला क्या है, पा, कौन सा वर्ण है, पा, इसको कह देंगे पा वर्ग। अब जब भी हम कभी कहेंगे का वर्ग, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, ये इंडिकेट करता है का से लेके अंगा तक की बात हो रही है। अगर हमने कहा का वर्ग, मतलब केवल का की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट का, हम का के बारे में नहीं बात कर रहे। जब हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग मतलब हम का से लेके अंगा तक की बात करें, का, खा, गा, घा, अंगा। अगर हमने कहा चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा, इया। अगर आपसे पूछा जाए टा वर्ग क्या है, तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। आपसे पूछा जाए ता वर्ग क्या है, तो ता, था, दा, धा, ना। आपसे पूछा जाए कि पा वर्ग क्या है, तो पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, इन सभी वर्णों को, ये कितने हैं टोटल, 25। कितने हैं इस टेबल में, 25। 25 वर्ण हैं, इनको कहते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इन 25 वर्णों को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। चलिए, ये तो बात थी बहुत पुरानी। अब एक नया रिसर्च हुआ है, एक नया शोध कहता है कि जो चा वर्ग है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नया रिसर्च कहता है, जो नए हिंदी के शिक्षाविद हैं, जो व्याकरणाचार्य हैं, जो व्याकरण लिखते हैं, व्याकरण के बारे में जानते हैं, जो भाषा में नए नए सुधार कर रहे हैं, तो उन विद्वानों ने ये देखा कि चा वर्ग जो है, कौन सा वर्ग, चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण। देखिए, जब भी कभी आप देखिए, हम कोई भी शब्द बोलें, कोई भी अक्षर बोलें, कुछ भी बोलें, आप बोल के देखिए, कोई सेंटेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो जब हम बोलते हैं तो इस स्वर तंत्री, दिस, ये जो है, ये क्या है, दिस इज साउंड सिस्टम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साउंड सिस्टम। हिंदी में स्वर तंत्री बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये स्वर तंत्री है, सारा साउंड यहाँ से आवाज निकलती। अब ये ध्वनि जो है, हवा जो है इसको फ्लो करके लेके आती है, हवा बहा के लेके आती है, हवा इसको ट्रेवल कराती है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाओगे, या तो बस से जाओगे, कार से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, जेट प्लेन से जाओगे। तो ध्वनियों को कौन ढोता है, ध्वनियों का वहन कौन करता है, साउंड्स को कौन ट्रेवल कराता है। तो साउंड्स को ट्रेवल कराने का माध्यम क्या है, हवा, प्राणवायु, जो अंदर से हवा निकलती है। आप बोल के देखिए, ऐसे हथेली को होठ के सामने रख लीजिए और कोई सेंटेंस बोलिए, तो आपको महसूस होगा कि हमारे मुख विवर से, हमारे मुख से हवा निकलती है और इस पाम में, इस हथेली में टकराती है। तो सिमिलरली इसी तरह से ये जब स्पर्शी व्यंजन, ये जो 25 स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो अब चूंकि मार्ग है बहुत सकरा सा, मुख का जो विवर है, जो छेद है मुंह, वो बहुत सकरा सा है, हवा निकलेगी, जब अंदर से हवा निकलेगी बाहर की ओर, तो विभिन्न मार्गों को छूती हुई, स्पर्श करती हुई आएगी, छूती हुई आएगी, स्पर्श करती हुई आएगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पर्शी व्यंजन। तो जब मुख विवर से वायु निकलती है, जब मुख विवर से, मुख विवर से वायु निकलती है, विवर मतलब बिल या छेद, जब मुख विवर से वायु निकलती है, तो विभिन्न मार्गों को, विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए आती है। जब मुख विवर से वायु निकलती है, तो विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए, छूते हुए आती है,
इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जब मुख विवर से वायु निकलती है तो विभिन्न स्थानों को छूती हुई आती, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, स्पर्श व्यंजन। लेकिन ये स्पर्श व्यंजन 25 हैं। पहले जो व्याकरण आचार्य थे, जो संस्कृत के जो व्याकरण आचार्य हैं, महर्षि पाणिनि, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा। इसके बाद जो अभी नया रिसर्च, जो नया शोध हुआ, उसके अनुसार ये स्पर्श व्यंजन तो हैं, लेकिन ये जो मसूढ़ा होता है इसको भी छू के आते हैं, इसको भी छू के आते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन में हम नहीं रखते। है ये भी स्पर्श, लेकिन इनके साथ उन्होंने हिंदी के जो नए व्याकरणाचार्य हैं, जो नए शिक्षाविद हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ और एड ऑन कर दिए। तो भी आगे देखते हैं। सबसे पहले अभी लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। तो ऐसे, हाँ, जब मुख विवर से वायु निकलती है तो विभिन्न स्थानों को, विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के, विभिन्न स्थानों को छूती मतलब स्पर्श, ये मैं ब्रैकेट में स्पर्श भी लिख देता हूं, इस छूती हुई आती है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा, चलो बाद में ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि नीचे बोर्ड में लिखने के लिए जगह नहीं, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम इतना सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब जो हमने चा, छा, जा और झा, यहाँ की बात किया कि ये अब जो नए जो शिक्षाविद हुए, जो नए व्याकरणाचार्य हुए, जो भाषा में सुधार करने की जिनकी जिम्मेदारी है, जो भाषा में नए नए दिन प्रतिदिन नए नए सुधार हो रहे हैं, उसके लिए कुछ विद्वानों ने अभी नए रिसर्च, नए शोध के अनुसार ये किया कि क्या कहा उन्होंने कि चा, छा, जा, झा और इया, ये जो चा वर्ग वाले वर्ण थे, कौन से चा वर्ग, इनको केवल ये तालु और जब मुख विवर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा नहीं कि ये स्पर्श करते हुए आते हैं तो बाकी की जगह को नहीं छूते, तो ये और स्थानों को छूते हैं। इनको ताल के साथ साथ ये वर्त्स को छूते हैं। वर्त्स, ताल प्लस वर्त्स, वर्त्स मतलब जो है मसूढ़ा, ठीक है, तो ये जो मसूढ़े होते हैं आपके, इनको भी छूते हुए आते हैं। अब आगे देखते हैं। तो चूंकि ये स्पर्श व्यंजन तो हैं ही, पहले से संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य थे महर्षि पाणिनि ने कहा था, स्पर्श के साथ साथ ये क्या है, वर्त्स भी हैं। क्या है, वर्त्स भी हैं, अर्थात ये जब निकलते हैं तो यहाँ मसूढ़े के पास भी मुख विवर से निकलते हैं और निकल करके पूरी बाहर नहीं आ पाते हैं, मसूढ़ों को जाके टच करते हैं और फिर निकलते हैं। इसलिए ये स्पर्श प्लस वर्त्स
दोनों को मिला करके स्पर्श वर्तशीर व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श वर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, अगर आपको मैंने दोनों इसलिए बता दिए, अगर सपोज दैट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपसे कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, ऐसे कर दिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिया जाए 20, दूसरा दे दिया जाए 25, तीसरा ऑप्शन दे दिया 23 और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 24, तो आप किसको करेक्ट करेंगे? इसका मतलब है जब 20 भी दे रखा है, 25 भी दे रखा है, इसका मतलब है वो बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो संस्था जो एग्जाम ले रही है आपसे, वो ये जानना चाहती है कि अब जो नए रिसर्च के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो आप 20 को टिक करेंगे। अगर उनको जब आचार्य पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी, हिंदी की व्याकरण, और जो संस्कृत के व्याकरण को आधार माना है, अगर उसने संस्कृत की व्याकरण को जब बेस मान करके वो प्रश्न बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर 20 जो 20 है वो विकल्प में रहेगा नहीं, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा और तब ये सही होगा। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ठीक है, पुरानी संस्कृत की जो है, संस्कृत की व्याकरण को आधार मानते हुए। लेकिन अगर हम आज की सन 2000 के बाद की अगर हम बात करें, सन 2000 के बाद की जो हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने और हिंदी की जो नई रिसर्च हुई, उसके आधार पर जो है 20 है, अन्यथा कितने संस्कृत को आधार मानेंगे तो 25 है। चलिए, ये इतना आप कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब या, रा, लावा और शाखा साहा के संबंध में बात करते हैं कि ये क्या है। तो हमारे पास या, रा, ला, वा, ये 4, 1, 2, 3 और ये 4 क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास फिर 4 से सा, खा, शा, हा, ये हमारे पास 4 ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये 4 हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये हमारे पास क्या है? 4 हमारे पास ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। फिर इसके बाद हमारे पास है ड और ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन है। क्या है? हमारे पास ये 2 क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जब उत, अब ये बना कैसे? उत धन क्षिप्त, है ना, ये ऐसे उत धन क्षिप्त, मतलब जब हमारी जीभ ऊपर उठ करके हमारी जीभ जब ड और ढ बोलते हैं तो सामने से फोल्ड हो जाती है, सामने से मुड़ करके ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर को छूती है, तो इसको क्या कहते हैं? उच्छिप्त। तो उच्छिप्त व्यंजन है कितने हमारे पास? 2 हैं। कौन कौन से? ड और ढ। इसके बाद अभी हमने कितने स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े? 25 स्पर्श व्यंजन कितने हमने पढ़े? 25। इसके पहले वो टेबल बना करके, तो अब अगर आप इनको जोड़ें तो क्या आता है?
39, 39। 4 4 8, 4 12, 2 14, 5 19, 9 1 कैरी है तो 1 3 39। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं व्यंजन के? 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं कुल? व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण टोटल कितने हैं? 39। अब एक चीज और हो सकती है, अलग अलग किताबों में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। कहीं पर 37 दिया होगा, कहीं पर कुछ दिया होगा, कहीं पर 41 दिया होगा, अलग अलग। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसको सही माना गया है, जिसको वैलिड माना गया है, मैं उसको आधार लेकर के, उसी को आधार मान करके आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अंततः आपको पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही फेस करना है, ठीक है। वेरियस टाइप्स के आप एग्जाम्स देंगे तो मुझे आपको अभी से ही वही चीज़ देना चाहिए, वही नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी ये ना लगे कि हमने पहले गलत पढ़ा था। तो ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। उच्छिष्ट हमने पढ़ लिया है, स्पर्श हमने पढ़ लिया है, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त। और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को और कितने प्रकार में बांटा गया है, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है, बलाघात क्या है, ठीक है, और शब्दगुच्छ क्या है, और कैसे वर्णों के वर्ण विच्छेद क्या है। इस तरह की और जो है हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जैसे भी समय होगा मिलेगा मेरे को, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।